नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। पहले ऐसी खबरें आई थी कि अप्रैल के पहले हफ्ते में यानी नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। लेकिन अब सरकार की ओर से सबसे बड़ी अपडेट यह आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक चिट्ठी निकाली। उस चिट्ठी में 8वें वेतन आयोग के लिए खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुल 35 पदों पर भर्तियां होंगी। अब 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन, मेंबर और सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति कब होगी, इसके अलावा 16 अप्रैल को पेंशन मंत्रालय में एनपीएस यूपीएस पर एक समीक्षा बैठक हुई। क्या फीडबैक आया है? कहा जा रहा है कि जब से यूपीएस आया है उस समय से अब तक केवल 1500 ही रजिस्ट्रेशन हुए। ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, जानेंगे सब कुछ आज के इस लाइव में। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल सर। आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं AINPSEF के। इसके अलावा आप चेयरमैन हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन दिल्ली के। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर कि क्या है हलचल 8वें वेतन आयोग को लेकर। विशाल जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब जनवरी में जी कि 8वें पे कमीशन के गठन की बात शुरू हुई थी, तभी से लेकर के लोगों को बेसब्री से इंतज़ार भी है कि उसके पहले चूँकि जब बजट की बात चल रही थी उस समय इसका ऐलान नहीं हुआ था जी। तो तब से लेकर के अभी देश भर के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, PSUs के लोग हैं, ऑटोनोमस बोर्ड के लोग हैं, सभी को बेसब्री से इसका इंतज़ार है। और कल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जी, क्योंकि पे कमीशन बनेगा, चेयरमैन होंगे, मेंबर होंगे और भी लोग होंगे उसमें, तो वो जिनके साथ काम करेंगे, कुछ रिपोर्ट तैयार करेंगे या जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे, तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए जी। तो उन्हीं एम्प्लॉयज़ को उनकी भर्ती करने के लिए जो 35 अलग अलग तरह के पद हैं उनको कल विज्ञापित किया है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। और मेरे ख्याल से वो भर्ती शुरू हो जाएगी, हफ्ते 10 दिन में शुरू हो जाएगी। और हो सकता है कि इसी हफ्ते मतलब 8-10 दिन के अंदर ही जो 8वां पे कमीशन है उसके सभी सदस्यों का और चेयरमैन का भी नाम निर्धारण हो जाए। उम्मीद है हमें पूरी कि इस महीने तो जरूर हो जाएगी। इस महीने जरूर हो जाएगी, ऐसा उम्मीद है। इसी के साथ हमारे साथ जानते हैं सर, व्यूअर्स बहुत भारी संख्या में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि जो भी हमारा इस लाइव को देख रहे हैं, जो भी व्यक्ति, वो काइंडली अगर आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न हो, सवाल हो, तो प्लीज़ हमारा जो कॉमेंट सेक्शन है वो ओपन है। मंजीत जी से आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। सर, सवालों पर चलेंगे। मोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, काना राम जी जुड़े हुए हैं, देव जी जुड़े हुए हैं, चिन्मयानंद साहब भी जुड़े हुए हैं, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अब आपसे बात करने की शुरुआत करते हैं सर। जैसा कि आपने कहा कि 35 पदों की जो भर्ती है उसमें कौन कौन लोग होंगे सर, वो हम अगर उसको आसान भाषा में डिकोड करना चाहें। देखिए, बेसिकली ये वो एम्प्लॉयज़ होंगे जो इस पूरे पे कमीशन की जो भी वार्ताएं होंगी, मीटिंग के जो नोट्स बनेंगे उनको व्यवस्था करने के लिए सेक्शन ऑफिसर होंगे, एडमिन ऑफिसर होंगे, चेयरमैन को कहीं ले जाना है तो ड्राइवर्स भी होंगे और दूसरा क्लरिकल स्टाफ होगा। तो इस तरह की भर्ती है इसमें। तो जो आप 35 पद हैं, इसमें 4-5 तरह के पद हैं बेसिकली। इस सेक्शन अफसर होंगे, असिस्टेंट सेक्शन अफसर होंगे, एडमिन अफसर होंगे और मतलब जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर होंगे, ड्राइवर्स होंगे, MTS होंगे जो जिन्हें आप मल्टीपल टास्किंग स्टाफ कहते हो, वो होंगे। और भी 1-2 पद जो हैं जो ज़रूरत के लिए एक तरीके से एक ऑफिस बनाया जाएगा। सर। तो वो ऑफिस में जितने लोग चाहिए वो उनकी भर्ती की जाएगी और उसके बाद चेयरमैन और जो मेंबर होंगे तो वो जब पूरा काम करना शुरू करेंगे तो वो उस पूरे रिकॉर्ड को उनका काम होगा कि मैनेज करेंगे जी। अब कुछ सवाल है मंजीत जी, उन पर आते हैं। जैसे 16 अप्रैल को ना पेंशन मंत्रालय में एनपीएस और यूपीएस पर एक समीक्षा बैठक हुई। क्या फीडबैक आया है उस पर और यूपीएस का क्या होगा सर, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जो 16 अप्रैल को जो बैठक हुई, चूँकि ये बेसिकली एनपीएस को रिव्यू करने के लिए, जब से यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट आया है तो इसको सरकार बहुत मतलब जो है पॉजिटिव थी इस मामले को लेकर के कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के सरकार आ रही है और तकरीबन मतलब 1.25 करोड़ कर्मचारी और रिटायरीज़ हैं जी पूरे देश में।
और जो एनपीएस से अफेक्टेड लोग हैं वो तकरीबन 91 लाख है पूरे देश में, जिनमें से 30-32 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं जी। तो सरकार को बहुत भरोसा था कि इन 30-32 लाख जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनमें से 50-60% लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट करेंगे जी। अब ये 1 अप्रैल से शुरू हो गया है जी। अब कल तक 17 दिन हो गए। 17 दिन होने के बाद भी अभी 1500 रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को उन 32 लाख लोगों ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं पूरी तरीके से नकार दिया है। ओके। और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ चूंकि अभी जा ही नहीं सकते क्योंकि उनका तो पोर्टल बाद में खुलेगा, जब उनके यहाँ इंडोर्समेंट हो जाएगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम का तब जाएगा, या फिर जो अभी सेंट्रल ऑटोनोमस बोर्ड के एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ जब तक कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट इंडोर्समेंट नहीं हो जाता तब तक वो नहीं होगा। तो अभी जो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए पोर्टल खुला हुआ है और उनमें से केवल 1500 लोगों ने इसको ऑप्ट किया है। तो जाहिर सी बात है सरकार को ये समझना चाहिए कि लोग बड़ा सिंपल सा सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बस इतना चाहते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट जब वो घर जाएं तो अपने बुढ़ापे की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी को लेकर के घर जाएं। इसके लिए इतना इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि हर आदमी उतना कैलकुलेट नहीं कर सकता है। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम 20 साल में क्या देगी, 25 साल की नौकरी है तो क्या देगी, 30 साल की नौकरी है तब कैसा रिस्पांस रहेगा, 30 साल से ऊपर की नौकरी है तो उसका रिस्पांस अलग, मतलब इतना इसमें झोल हो गया है कि अलग अलग तरह की कैलकुलेशन। और वो कैलकुलेशन क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि आज से अगला जब पे कमीशन, अगला तो छोड़ दीजिए जी, अभी जो 8वां पे कमीशन आएगा इसी में तस्वीर स्पष्ट नहीं है कि 8वें पे कमीशन में कितना ग्रोथ मिलेगा, क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, कोई नहीं जानता है। अभी 55% डीए चल रहा है। 2026 में जिनका इंक्रीमेंट लगना है जनवरी में, डीए को अगर आप मतलब इंडोर्स भी कर देते हैं, जिसे कहते हैं मर्ज कर देते हैं, तो बेसिक सैलरी में जी बेसिक में अगर मर्ज कर देते हैं तो आप देखिए कि 55% तो चल रहा है, अभी 2-3% कुछ और बढ़ेगा जुलाई वाले मंथ में जो इस बार तो मात्र 2% बढ़ा, तो आगे भी ये ऐसे ही बढ़ाएंगे। तो इनका तो यही है कि कर्मचारी को जितना कम दे सके, मतलब जो है क्या मैं इस बात के लिए कहूँ कि तो सारा जितना की कटौती होती है वो सरकारी कर्मचारी के ऊपर ही करती है सरकार। तो मतलब जो है फिटमेंट फैक्टर क्या आएगा, क्या ग्रोथ फैक्टर होगा, तो सब कुछ अनसर्टेन है। कोई बता नहीं सकता कि जिसकी 30 साल की नौकरी है 30 साल के बाद क्या उसकी बेसिक सैलरी होगी, क्या उसके पास डियरनेस अलाउंस होगा, जब वो रिटायर होगा तो कितना उसके पास एनपीएस में कॉर्पस होगा, कितना उसके पास यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कॉर्पस होगा। तो ये तय करना कि वो एनपीएस में रहे या यूपीएस में चला जाए ये बहुत लेंदी है, बहुत मुश्किल काम है। तो जब इतना जटिल बनाना है, अभी भारत इतना सशक्त नहीं हो पाया है कि मतलब हर आदमी अगर कैलकुलेशन कर ही लेते तो मैं तो सबसे पहले कह रहा हूँ कि जी जिन्होंने इस गजट को बनाया, नहीं आपसे अनुरोध करेंगे मंजीत जी कि आपके सामने एक जो डेटा था जो हम लोग जो दिखा रहे हैं एनपीएस फंड, यूपीएस फंड, बेसिक सैलरी, इस पर अगर आप कुछ जो मैं इस पर मैं पूरे एक एग्जांपल के साथ विशाल जी आपको बताऊंगा कि मतलब जो है जिसकी 25-30 साल की नौकरी है, 32 साल की नौकरी है, तो ये बिल्कुल एक्चुअल डेटा होगा। मतलब थोड़ा वेरी करेगा, ऐसा नहीं कि वेरी नहीं करेगा, लेकिन ये एक रियल डेटा है, ये मेरा खुद का डेटा है एक्चुअली। तो हमने आज की डेट में हमने इस डेटा को निकाला है ताकि हम पूरे देश के लोगों को ये बता सकें कि अगर आपकी 30 साल से ऊपर की नौकरी है, 32-34 साल की नौकरी है, तो एनपीएस में क्या होगा, यूपीएस में क्या तमाम लोग सवाल भी पूछते रहते हैं कि यूपीएस नहीं चाहिए, ये भी लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लोग कि मैं नौकरी में हूं तो कौन सा बेहतर होगा, ये भी सवाल पूछते रहते हैं लोग सर। तो ऐसे में बहुत ही जरूरी हो जाता है जानना कि विच इज द बेस्ट ऑप्शन, एनपीएस है कि यूपीएस है। अब ओपीएस तो इस खेल में रहा नहीं सर, तो आपसे अनुरोध करेंगे कि ये ग्रेड पे, बेसिक पे वाला जो मामला है इसको समझाइए सर। जी विशाल जी, मतलब ये देखिए मैं आपको बता दूं कि ये मेरा एक्चुअल डेटा है। अगर पहली स्लाइड इसमें दिखाएं मुझे, एक पहला स्लाइड मैं प्रोड्यूसर साहब से अनुरोध करूंगा कि पहला, हाँ बस यहाँ पर रुकिए। देखिए मेरा चूंकि खुद का डेटा है ये, आज की डेट में जो बेसिक सैलरी है वो 76,500 रुपये है सर हमारी, और डीए भी 55% चल रहा है जी। तो अभी जो एनपीएस में आज की डेट में जो फंड है टोटल वो 46,89,000 है आज की डेट में। 2043 के जून में मेरा रिटायरमेंट है, कुल नौकरी 34 साल की बैठती है। तो अगर एनपीएस
के फंड को हम आज से लेकर के कैलकुलेट करते हुए जाते हैं। साल में चूंकि एक इंक्रीमेंट लगता है 3% का, तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग % आता है वो जो पे मैट्रिक्स है। 2 बार डीए बढ़ता है, तो डीए आप मान लीजिए 2.5% के हिसाब से अगर हम टोटल लेते हैं तो वो 5%, यानी 5 और 3 8, ठीक है ना। 8 से थोड़ा सा ज्यादा रहता है, मोटा मोटी 10 का भी मान लीजिए। हाँ, तो हमने इसमें केवल 9% लिया है। अच्छा, ठीक। तो 9% एनुअल इंक्रीमेंट के साथ हमने इसको कैलकुलेट किया। हमने पे कमीशन के फैक्टर को ध्यान में रखा और हम मिनिमम तक गए कि कितना फंड हमारे रिटायरमेंट वाले दिन तैयार होगा। 4800 ग्रेड पे पर मैं नौकरी खुद कर रहा हूँ, तो अभी जो एनपीएस फंड बनेगा जाकर के आप देख रहे हैं 3,52,28,393 रुपए 30 जून 2043 को बनेगा। ओके। क्योंकि इस एनपीएस फंड में 10% मेरी हर महीने की सैलरी का अंशदान है, ठीक है, और सरकार का 18%। नहीं, सरकार का इसमें 14% है। सरकार ने तो कहा कि 18.5%। ये एनपीएस का फंड है। अच्छा, विशाल जी, एनपीएस में 10 + 14 चलेगा। अगर मैं एनपीएस की जगह यूपीएस को ऑप्ट कर लूं तो 10 + 10 एक जगह रहेगा। ठीक है सर। सरकार जो अलग से 8.5% डालेगी उसको हम इसमें ऐड नहीं कर रहे। अच्छा। क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है, वो पेंशन देने में रोल करेगा, सरकार के लिए है। हम उसमें से ना तो कुछ निकाल सकते हैं ना उसमें कुछ कर सकते हैं जी। तो जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 30 जून 2043 को जो फंड बनेगा वो 2,93,56,994 रुपए बनेगा, लगभग अमाउंट जी 30 जून को जी। तो अगर उस समय जो हमारी बेसिक सैलरी होगी, एक हम मिनिमम चूंकि 9% के सालाना ग्रोथ को लेकर के चले हैं, 3% के एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर के चले हैं, और हमने जितने पे कमीशन मिलेंगे आगे उन सब पे कमीशन को ध्यान में रखते हुए हम बेसिक सैलरी पे पहुंचते हैं। तो हमारी जो बेसिक सैलरी बनेगी यानी 1 जून 2043 को जब हम रिटायर हो रहे होंगे जी, तो उस समय 3,64,616 रुपए हमारी बेसिक सैलरी होगी उस समय। और उस समय जो डीए होगा वो लगभग 28%, मतलब 25 भी हो सकता है, 30 से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर एक एवरेज वो लगभग 28% के आसपास होगा, 2-4% कम या 2-4% ज्यादा। ठीक है सर। तो वो पहुंचेगा। तो अब इसके अगली वाली स्लाइड पे जाइए तो मैं आपको बताऊंगा कि मतलब जो है एनपीएस में क्या बनेगा, यूपीएस में क्या बनेगा, क्या ठीक रहेगा। ठीक है, मैं प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूंगा कि नेक्स्ट स्लाइड चलाएं सर प्लीज। जी तो बिल्कुल ये हमने बता दिया कि हमारा ग्रेड पे 4800 है, बेसिक पे 76,500 है आज की डेट में। करंट फंड हमारे पास इस समय वो 46,89,000 है। रिटायरमेंट हमारा जून 2043 में है और हमने एनुअल ग्रोथ डीए के साथ मिलाकर के 9% सालाना लिया है। अब अगली स्लाइड पे जाएंगे तो अगली स्लाइड पे एक बार चले जाइए जो सबसे बड़ी स्लाइड है जी। हाँ, बस इस पर रुकना है। तो देखिए एनपीएस में चूंकि 10% हमारा है और 14% सरकार का है, तो 10 + 14 मिलकर जो 24% जो टोटल कॉर्पस का मतलब इकट्ठा होता है, अगर उसमें से हम 41% निकाल लें, ठीक है, सरकार हमें 60% तक निकालने का पावर देती है, ठीक है, लेकिन हम 41% निकाल रहे हैं क्योंकि उसमें जो हमारा टोटल कॉर्पस है वो 41% है। अच्छा, टोटल में ठीक। हम चाहें तो मैक्सिमम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम इसलिए इसको कंपेयर कर रहे हैं 41% से क्योंकि उस टोटल 3,52,00,000 रुपए में हमारा 41% है, तो वो बनेगा 1,44,43,611 रुपए। ओके। तो अगर हम इस पैसे को निकाल लें तो बाकी जो पैसा बचा वो अब सरकार का अंशदान है। तो अगर उस पैसे को जो बचा वो बचा 2,07,84,751 रुपए बचेंगे। ठीक है सर। अगर हम इसको एन्युटी के रूप में किसी बैंक में डाल देते हैं, ठीक है, इसको हम एन्युटाइज करा लेते हैं, तो जो हमारी पेंशन बनेगी वो 1,03,800 रुपए उस दिन हमारी पेंशन बनेगी। ओके सर, ओके। एनपीएस में। अब देखिए सबसे जो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, मान लीजिए पेंशनर की डेथ हो जाती है 2-4 साल, क्योंकि ये फिक्स पेंशन है, ये बढ़ेगी नहीं, ये फिक्स रहेगी। मान लीजिए 2-4, 6-10 साल के बाद जब भी कभी पेंशनर की डेथ होगी तो वही सेम 1,03,800 रुपए पेंशन उसके स्पाउस को मिलना शुरू हो जाएगा। ओके। डिडक्शन नहीं है। लेकिन यूपीएस में तो सर कहा गया कि नहीं, मैं अभी यूपीएस में नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है, एनपीएस मैं अभी एनपीएस बताना चाह रहा हूँ। तो अगर फिर वही जो पेंशन आपको मिल रहा था 1 लाख समथिंग का जो आप बता रहे हैं, वही स्पाउस को मिलेगा, वो डिडक्शन नहीं, क्योंकि ये कॉर्पस बेस्ड पेंशन है, यहाँ कोई डिडक्शन नहीं होगा। ओके। अब स्पाउस की भी मान लीजिए 2-4 साल बाद डेथ हो जाती है जी, तो अगर बच्चे माइनर हैं
तो 1,03,800 रुपये वो बच्चों को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर माइनर हैं। अगर माइनर नहीं है तो वो जो 2,07,84,751 रुपए जो वहां पर एडवर्टाइज कराए थे वो गिफ्ट मनी के तौर पे उठा करके बच्चों को दे दिया जाएगा। यानी कि एम्प्लॉई या रिटायरी और उसका स्पाउस नहीं भी रह गए तो भी वो 2,07,84,000 का मरने के बाद भी अपने बच्चों को गिफ्ट कर जाएंगे। ये तो हो गया एनपीएस के बाद। ठीक है, एनपीएस में जो पेंशन बनी सरकारी अंशदान से वो 1,03,800 रुपए की पेंशन बनी। इस पर कोई डीए नहीं है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है। ठीक है सर। अब मैं बात करता हूं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है, जिसमें मात्र 1500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन लगाया। जी। अब अगर मैं मान लीजिए मैं अगर आज ऑप्ट करता हूं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को तो क्या होगा आप देखिए। ठीक है सर। तो जो टोटल फंड बनेगा वो 3,52,00,000 से कम बनेगा, क्योंकि वहां 10+10 एक जगह रहेगा और बाकी 8.5% अलग रहेगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जो टोटल फंड बनेगा वो लगभग 2,97,00,000 के आसपास, 93,00,000 के आसपास बनेगा। अगर उसमें चूंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक व्यवस्था है कि रिटायरमेंट वाले दिन जो आपका बेसिक सैलरी होगा प्लस डियरनेस अलाउंस होगा उसका 1/10 करके जितने साल की नौकरी है उसके डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फंड आपको लमसम अमाउंट के रूप में दिया जाएगा। अगर आप उस लमसम अमाउंट प्लस आपका हिस्सा चूंकि बराबर है, वहां पर कंट्रीब्यूशन है, अगर ये टोटल मिलाकर के आप अपना पूरा पैसा वापस निकालते हैं, ठीक है, तो 40% आपको यहां से निकालना पड़ेगा। ठीक है, टोटल कॉर्पस में से। तो हमने यहां पर 40% निकाला, एनपीएस में निकाला था 41% और यहां पे हमने निकाला 40%, तो वो बना 1,17,42,997 रुपए और लमसम अमाउंट मिलेगा 31,73,560। यानी ये दोनों को अगर मिला दीजिए तो मेरा कॉर्पस जितना था अंशदान वो पूरा जीपीएफ की तरह मेरे पास वापस आ गया। ओके, अब जो सरकार का पैसा बना वो सरकार के पास चला गया। अब देखिए चूंकि 25 साल से ऊपर की नौकरी है तो लास्ट बेसिक का जो 12 महीने की जो एवरेज बेसिक होगी उसका 50% वो हमें पेंशन मिलती। लेकिन अब हमने चूंकि 40% निकाल लिया, तो वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में वो 40% मतलब पेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। अब देखिए वो पेंशन बनेगी, ये पेंशन इन यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज इक्वल टू 1,07,000 1,07,791 रुपए प्लस डियरनेस अलाउंस। अगर उस समय मान लीजिए 28% का 28% है तो 30,181, यानी कि अगर हमने 1,40,000 के आसपास, हाँ 1,40,000 रुपए यूनिफाइड पेंशन, हालांकि देखिए एनपीएस में कम बन रही है। जी जी, एनपीएस में अपना पैसा निकालने के बाद जो पेंशन है वो कम बन रही है और यूपीएस में अपना पैसा निकाल लेने के बाद पेंशन ज्यादा बन रही है। ठीक है ना, तो हमने वो बढ़ेगी, वो एश्योर्ड है, ये एश्योर्ड भी है और इसमें जो है जो महंगाई भत्ता है जिसको डीआर बोला जा रहा है वो भी जुड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज है, मान लीजिए 2-4 साल के बाद रिटायरी मर गया तो 60% तो मिलेगा, तो जो 1,40,000 आपको दिख रहा है ये फट से 60% रह जाएगा, है ना। तो अब देखिए 1,07,000 का 60% आप निकाल लीजिए, 1,40,000 का नहीं बेसिक का 40%, डीए उसी का डीए परसेंटेज में रहेगा। तो 1,07,000 का अगर मैं कहूं कि अगर मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है तो 1,07,000 है जी, उसका 60% ना। हाँ 1,07,000, हाँ तो 60-62,000 के आसपास होगा। हाँ 64,200 रुपए, 64,200 रुपए उनको प्लस मिलता रहेगा प्लस डीआर तो 30,000 तो वो है नहीं 30,000 नहीं, इसका डीआर ना। अच्छा, इसका डीआर यानी अगर इसका मैं 60,000 का फिर 30% ना, जी 18,000 रुपए और जोड़ लीजिए तो 82,000 बना। नहीं 28% अगर डीआर निकाल लेते हैं तो ये बना 82,000 का 30% मान लीजिए, 30 में 18,000 रुपए जोड़ दिए, 60,000 और 18,000 तो 78,000 रुपए, बिल्कुल, यानी मोटा मोटी 80,000 रुपए के आसपास आपको। अगर आपकी मृत्यु हो भी जाती है तो आपके परिवार को 80,000 78,000 के आसपास का डीए बढ़ता रहेगा जब डीए बढ़ेगा। दूसरी बात मैं विशाल जी बताऊं, प्लीज बताएं सर, कि अगर आप नहीं निकालते हैं अपना हिस्सा, आप केवल लमसम अमाउंट लेते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, तो देखिए नीचे हमने मैनेज किया है उसको हमने बताया है कि पेंशन विद ओनली लमसम अमाउंट। अगर आपने केवल लमसम अमाउंट यानी 31,73,560 रुपए लिए तो आपका बेसिक पूरा आधा एवरेज का, ठीक है, तो वो आधा का मतलब 1,79,653 रुपए है, क्योंकि यहाँ पर डिडक्शन नहीं हुआ। ठीक, मोटा 1,80,000 प्लस 28% डीआर
50,300 तो 2,29,955 रुपए। 2,30,000 के आसपास बैठ रहा है। हाँ, बस प्रॉब्लम ये है कि अब तो आप मान लीजिए आपने एनपीएस भी बता दिया मंजीत बाबू अपने पे स्केल के हिसाब से जी, और यूपीएस वाला भी बता दिया। अब आपसे हम समझना चाहेंगे कि विच इज द बेटर ऑप्शन। अब आगे जो हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको अब आपकी क्या सलाह होगी, क्योंकि आपने जो कैलकुलेशन किया, गणित किया, सब चीजों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। अब अगर कोई प्रश्न पूछ रहा हो तो उसको आपकी क्या सलाह है? देखिए विशाल जी, इसमें क्या है कि डिसीजन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा सर। मैंने किस बिहाफ पर भी वेरी करेगा वो भी मैं बताता हूँ। मैंने जो कैलकुलेशन किया, मेरी 34 साल की नौकरी है, एक लंबी नौकरी है, एक बड़ा कॉर्पस बनेगा, ठीक है। लेकिन जिनकी व्हाट अबाउट द पैरामिलिट्री फोर्सेस जो आर्मी में छोटी नौकरी में छोटा कॉर्पस होगा, कॉर्पस कम होगा, समय कम रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई 34 साल की नौकरी करने के बाद एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा हुआ है और रिटायरमेंट के बाद कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है कि कितने साल कौन जिंदा रहेगा। कोई बीमार हो सकता है, रिटायरमेंट से पहले भयानक बीमार हो सकता है, किसी को अलग अलग तरह की डिजीजेस हो सकती हैं। तो ऐसे केसेस में ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि वो किस स्कीम को बेहतर मानता है। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मैं ये तो मानता हूं कि पहले से कुछ बेहतर है जी, लेकिन सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि जब आपने कॉर्पस बेस्ड या फंड बेस्ड ही पेंशन स्कीम कर दिया तो एटलीस्ट जब रिटायरी की मौत हो सर तो उसको 60% फैमिली पेंशन नहीं करनी चाहिए। ओके। क्योंकि फंड बेस्ड है, उसमें आपको कोई भी डिडक्शन नहीं करना चाहिए। चूंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इन्होंने लिख दिया है कि वो 60% रह जाएगी फैमिली पेंशन के केस में, तो ये दिक्कत है। दूसरी बात, इतना कॉर्पस देने के बाद सरकार को सरेंडर करने के बाद अगर वो पूरा कॉर्पस सरकार को ही चला जाएगा और उसकी डेथ, सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये इस बात का जिक्र ही नहीं किया गया कि अगर आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट कर ले लेकिन रिटायरमेंट से पहले अगर डेथ हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि लिखा नहीं है गजट में। हालांकि सरकार ये बोलती है कि उसके साथ एनपीएस वाला ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसको ओपीएस लेकिन मिलेगा। आप लोग का कहना है कि उसको भाई गजट में नोटिफाई भी किया जाए, ताकि तभी तो उसको माना जाए कि हाँ भाई सरकारी दस्तावेज है, उसी की बिहाफ पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर पाएंगे या करवाएं। लेकिन दूसरी बात है कि यूपीएस के विकल्प को कैसे ऑप्ट किया जाए मंजीत बाबू, ये भी एक समस्या है। देखिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके विभाग में इसका आदेश आए, मगर अभी तक कोई आदेश नहीं आया, जबकि जो समय जो था वो केवल 30 जून तक के आसपास का ही है। लेकिन मैं भी जहां तक इस खबर को देख रहा था तो एक ही बार का शायद ऑप्शन है कि आप स्विच कर सकते हैं वन टाइम। हाँ, तो ऐसे में तो बहुत गंभीर समस्या है ना भाई, जब क्लैरिफिकेशन ही ना हो, जब कंफ्यूजन अपने अंदर ही भरा हो कि भाई इसको ऑप्ट करें कि उसको ऑप्ट करें, और 30 जून का डेडलाइन है। 30 जून है ना सर? जी बिल्कुल 30 जून है। क्या किया जाए? देखिए विशाल जी, सबसे मैं कहूँगा कि जो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं आज की डेट में, उन तक तो ऑप्शन के 2 रास्ते हैं। सबसे पहले ENPS जो पोर्टल है सरकार का, उस पर एक लिंक दिया हुआ है। आपको सीधे अगर आपको जाना ही है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, मैं बोलता हूं कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं केवल अभी वही लोग जाए। तो मैं तो इस सजेशन में नहीं हूं कि कोई भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विकल्प का चयन करे सर, क्योंकि जब तक हमारे पूर्ण फंड की वापसी बिना डिडक्शन पेंशन के, पेंशन में बिना डिडक्शन के नहीं होता, तब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले, लेकिन जिनको जाना पड़ रहा है, चूंकि जो लोग रिटायर हो, मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं जो 4-5 साल पहले रिटायर हो चुके हैं और एनपीएस से बहुत छोटी पेंशन ले रहे हैं, 2000, 2500, 1500। तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि ENPS के पोर्टल पर आप जाएंगे, वहां पर ऑलरेडी एक लिंक दिया हुआ है NPS to UPS, उसको क्लिक करेंगे, अपना डिटेल डालेंगे और फिर वहां से आपका ऑप्शन है वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसकी कॉपी निकालेंगे। कॉपी निकालने के बाद आप अपने DDO को, जो आपका DDO है, ड्राइंग एंड डिस्बर्सल ऑफिसर जो आपका है, वहाँ आप अप्लीकेशन देंगे और उसकी एक कॉपी देंगे जो आप निकालेंगे वहाँ से। उस कॉपी को देने के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म, फिर वो ऑफिस आपका उस प्रोसेस को आगे प्रोसीड करेगा सर जी। तो वो जाएगा, फिर उनका CRA वालों का काम है, जो इनका मतलब जो है इनके ऑफिस हैं, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, तो वो लोग उसको अपलोड करेंगे, NPS से UPS में शिफ्ट करेंगे और अपनी प्रक्रिया है उनकी कि आपका 10% प्लस सरकार वाला 10% को मिला करके एक जगह कर देंगे, बाकी जो बचा वो पूल कॉर्पस में डाल देंगे। ये वन टाइम स्विच है। अगर आप वन टाइम UPS में चले गए, फिर आपको लगता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं पता नहीं कितना ज़िंदा रहूँगा, या मेरी लंबी नौकरी है, 35 साल की, 36 साल की, 38 साल की नौकरी है, इतना कॉर्पस हो जाएगा, सर्टेनिटी नहीं है, तो आप फिर UPS से
एनपीएस में नहीं आ पाएंगे, ये दिक्कत है। अगर आप स्विच कर गए, क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया है, सरकार उसमें से पूल कार्पस में पैसा डालेगी, तो ये सारी प्रक्रिया चूंकि अपनाएगी, तो ऐसे केसेस में वो आपको दोबारा यूपीएस से फिर एनपीएस में नहीं डालेगी। हाँ, यूपीएस में कोई बदलाव हो या यूपीएस प्रोजेक्ट ही बंद हो जाए, सरकार उसको ख़त्म कर दे, तो आप फिर से जो प्रोजेक्ट चल रहा होगा उसमें एज इट इज डिफॉल्ट ऑप्शन के तौर पे चले जाएंगे। मंजीत बाबू, मेरा आपसे प्रश्न है कि जिस तरह से आप डेटा देख पा रहे हैं, मैं डेटा पे बात कर रहा हूँ, 1500 लोगों ने मात्र रजिस्टर किया है, 30 जून की डेडलाइन है। क्या आपको नहीं लगता है कि इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने की जरूरत है? डेडलाइन तो सरकार को बढ़ाना ही पड़ेगा, बिना डेडलाइन को बढ़ाए तो काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो लोग विलिंग है या जो लोग नीडी हैं, जिनकी ज़रूरत है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाने की, 15, 16, 17 साल की नौकरी के बाद रिटायर हो गए हैं, 5-7 साल से पेंशन ले रहे हैं, तो उनकी मजबूरी है, तो उनके यहाँ भी दूर दराज नौकरी कर रहे हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, जीडीएस वाले लोग हैं, या अभी नवोदय विद्यालय के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय वालों के फ़ोन आ रहे हैं, ऑटोनोमस सेक्टर में अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। तो हमने उनको भी बोला है कि अगर आपको जाना ही है, आपकी मजबूरी है अगर, तो फिलहाल ऑनलाइन आप उसको करके रख लीजिए, तो आपके पास एक एविडेंस हो जाएगा कि कम से कम आप चैलेंज कर सकते हो कि आपने तो अपनी तरफ से 30 जून से पहले कर दिया उस काम को, तो वो काम कर सकते हैं। बाकी सरकार को हर हालत में इसके लिए डेट को एक्सटेंड करना पड़ेगा। मैं तो सीधे यही बोलूँगा कि सरकार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को वापस लेकर के, और ओल्ड पेंशन के जितने प्रावधान हैं उनके बिना सरकारी कर्मचारियों का काम ही नहीं चलेगा। उन प्रावधानों को चाहे एनपीएस में चाहे यूपीएस में उनको इंडोर्स करें। जी, लेकिन मंजीत जी, आप बोल रहे हैं कि जिनकी नौकरी जो है 20 साल से कम की है वे यूपीएस में जा सकते हैं, लेकिन देखिए 25 साल से अधिक की नौकरी के बाद रिटायर होने वाले यूपीएस में ना जाएं, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? अगर किसी एग्जाम्पल्स आप इसको समझा पाएं सर। मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि देखिए लंबी नौकरी के बाद एक कार्पस हैंडसम अमाउंट इकट्ठा हो जाता है जी, और उस कार्पस के बाद चूंकि आपके पास इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद आप कितने साल तक जिंदा रहेंगे जी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, जो लंबा जिएगा उसके लिए चलो ठीक है, यूपीएस बढ़िया है, वो अगर 20 साल जिंदा रहेगा तो डीआर के साथ एक अच्छी पेंशन ले लेगा सर। लेकिन अगर मान लो उसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्ट कर ली और साल 2 साल बाद ही मर गया, तो पैसा भी गया और फैमिली पेंशन भी 60% रह गई, और मान लो कहीं 2-4-1 साल में वो भी अगर स्पाउस भी उसकी भी डेथ हो गई, तो उसने जो मतलब जो है एक तरीके से रिस्क लिया, उसका रिस्क बेकार हो गया। ठीक, उसने सारा कार्पस भी दे दिया और पेंशन भी उसके बच्चों को नहीं मिल पाई ठीक से। वो वाला मामला हम लोग समझ चुके हैं। अब अंतिम सवाल एनपीएस यूपीएस से जुड़ा हुआ, फिर उसके बाद सीधे लौटेंगे 8वें वेतन आयोग पर और उसके बाद सवाल लेंगे हम। देखिए, एनपीएस यूपीएस पर आगे सर कुछ होने की और संभावना है क्या सरकार में? और इसके साथ ही मेरा अभी एक प्रश्न है जो लगातार हम लोग उस चीज पर कवर करते आए हैं, तमाम रिपोर्ट्स भी आती रही है कि सर लोग कहते हैं कि नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस, वो वाला मामला कहाँ ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, एक चीज मैं कहूँगा कि बदलाव जैसे कुदरत का एक नियम है सर, वैसे ही भारत का जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, सबसे बड़ा नियम है जिसे हम संविधान कहते हैं, उसमें भी 124 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। आप कोई भी पॉलिसी उठा करके देख लीजिए, हर पॉलिसी में समय के साथ बदलाव करने पड़ते हैं। एनपीएस बुरा था, एनपीएस में कई बदलाव करने पड़े, 10 से 14 करना पड़ा। डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प देना पड़ा, फिर उसमें फंड मैनेजर को स्विच करने का, चेंज करने का, अलग से फंड मैनेजर को लेने का प्रावधान करना पड़ा जी। उसके बाद फिर ये भी करना पड़ा कि आप चाहो तो टियर 2 भी खोल सकते हो आप। फिर उन्होंने एक और बदलाव किया कि आप चाहो तो अपने कार्पस को कुछ दिन होल्ड करा सकते हो वहीं पर, उसे डिफर बोलते हैं, मतलब एन्युटी डिफर करा लो, तो 4 साल बाद जितना कार्पस हो जाए उसके आधार पर तय कर लो। तो उसके बाद एनपीएस में ही एक नई ब्रांच खोल दी गई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम आ गई। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई बदलाव ना हो, जो अब एनपीएस नहीं रहा तो यूपीएस भी यूपीएस नहीं रह जाएगा आने वाले समय में। अभी यूपीएस में भी बहुत बदलाव की गुंजाइश है, ज़रूरत है, तो सरकार को वो ज़रूरी बदलाव करने पड़ेंगे, वो चाहे एनपीएस में करे चाहे यूपीएस में करे। और कर्मचारियों का हिस्सा वापस करने के बाद उनको उनकी सर्विस के आधार पर जो पेंशन बननी चाहिए वो पेंशन देनी पड़ेगी सरकार। अब आप लौटते हैं सर 8वें वेतन आयोग पर। देखिए, वित्त मंत्रालय के जो एक्सपेंडिचर सचिव हैं मनोज गोविल साहब, उन्होंने मनी कंट्रोल को अपना एक बाइट दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि देखिए 1 महीने पहले की बाइट है सर, कि अगर आयोग जो है 8वें वेतन आयोग का जो गठन है वो 2025 में मार्च के महीने में हो जाता है, तो रिपोर्ट जो है मार्च 2026 तक आने की उम्मीद है। हालांकि इसमें 1 साल से कम का भी समय लग सकता है, लेकिन
लोगों का कहना है कि लगता है कि 1 जनवरी 2026 से मेरा बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिलेगा। इस बात को भी संशय है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनवरी 2026 से नहीं बढ़ेगी सैलरी सर? मुझे इस बात में बहुत कम संशय है कि मैं मतलब थोड़ा पॉजिटिव सोच का आदमी भी हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूँ। मतलब सरकार गलत भी डिसीजन लेती है तो भी मैं सोचता हूँ कि चलो कुछ अच्छा होगा, इससे भी कुछ निकलेगा। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अप्रैल में पे कमीशन के ऑफिशियली गठन होने के बाद अगर मई में बैठकें शुरू हो जाती हैं तो 6 महीने मोर देन सफिशिएंट हैं पे कमीशन को अपनी रिपोर्ट देने के लिए। अच्छा। क्योंकि पे कमीशन में बहुत ज़्यादा काम नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि पे मैट्रिक्स बनी हुई है। अब सरकार को कुछ खास बातों का ध्यान रखना है कि फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ा करके 5 किया जाए या 6 किया जाए, प्लस कितना ग्रोथ देना है, और कुछ टेबल्स का मर्जिंग है आपस में, वो किया जाए या ना किया जाए। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं है। तो ये 6 महीने आपसे ये भी समझना चाहेंगे मंजीत बाबू कि क्यों लगता है इतना वक्त, क्यों इतना समय लगता है? जैसे आप कह रहे हैं कि 6 महीना, जो एक्सपेंडिचर सचिव हैं वो कह रहे हैं कि नहीं भाई 12 महीना भी लग सकता है। तो क्या मतलब, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि मान लीजिए जो 8वां वेतन आयोग या 7वें वेतन आयोग का जो गठन हो जाता है, उसके बाद जो 1 साल का जो समय लगता है, उस 1 साल के दौरान क्या क्या चीजें होती है? अगर मैं देखिए बैठकें होती है, सभी डिपार्टमेंट्स में बैठकें होती हैं। जितने भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स के अलग अलग कैडर के जो कर्मचारी हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में लेवल 1 से लेकर के लेवल 18 तक का कर्मचारी होगा, सबकी अलग अलग समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को सुनते हैं, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। किसी डिपार्टमेंट में प्रमोशन को लेकर के दिक्कत है, 20-20 साल प्रमोशन नहीं होते, किसी में 5 ही साल में प्रमोशन हो जाते हैं, 7 साल में प्रमोशन हो जाते हैं। कहीं क्या है कि मतलब पूरी ज़िंदगी 5 प्रमोशन के बाद भी उनकी सैलरी बढ़िया नहीं हो पाती। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कमीशन सुनता है और इस पर अपनी एक मतलब जो है रिपोर्ट तैयार करता है कि इसमें क्या किया जाना है। जी। दूसरी बात, जैसे HRA है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, जैसे इंश्योरेंस स्कीम है, समय के हिसाब से इनमें बदलाव की ज़रूरत है। तो ये इन पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करने की ज़रूरत है, इन पे सीधे बदल देने की ज़रूरत है। 30 रुपये, 60 रुपये, 120 रुपये को हटा करके कुछ और करने की ज़रूरत है। तो हम लोगों का सजेशन भी है मिनिमम 50 लाख का बीमा एक आदमी का होना चाहिए आज की डेट में। 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, इस तरीके से बीमा कम से कम होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। HRA है, स्टेट्स में HRA का तरीका अलग है, सेंट्रल में अलग है। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में HRA बहुत कम है, 1200-1300 रुपये HRA मिलता है। रहते वो भी लखनऊ में है, रहते वो भी गाजियाबाद में है, बनारस में है, इलाहाबाद में। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रहता है, दोनों बगल बगल में रहते हैं। एक को दोनों सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं। मान लीजिए सपोज, एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। 2 ऑडिटर हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिटर है और एक स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिटर है। दोनों का बेसिक सैलरी बराबर है, दोनों का ग्रेड पे बराबर है, और दोनों की नौकरी एक ही दिन ज्वाइन की है। एक ने स्टेट गवर्नमेंट में ज्वाइन किया और एक ने सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइन किया। बेसिक बराबर है, लेवल बराबर है, ग्रेड पे बराबर है, लेकिन दोनों के HRA में अंतर है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को 30% HRA मिलेगा वहां, और यूपी वाला जो एम्प्लॉय है उसको 1000-1200 रुपये मिलेगा बेसिक का। कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेटी है बताइए। तो इसको दूर किए जाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को या जितने भी कर्मचारी हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, या यूपी है, बिहार है, जितने भी स्टेट हैं, HRA का कॉन्सेप्ट एक जैसा होना चाहिए। अगर वो ग्रुप A सिटी में रहते हैं तो ग्रुप A सिटी का उनको HRA मिले। ABC 3 ही है हमारे पास, 10, 20, 30%, तो उस हिसाब से उनको HRA मिलना चाहिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट होना चाहिए। जो क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया उसी को फॉलो किया जाना चाहिए। इंश्योरेंस है, अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही हैं, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। जब एक ही ग्रेड पे का आदमी है तो एक जैसा उसका इंश्योरेंस भी होना चाहिए। अब मंजीत बाबू, आपने स्टेट्स की बात छेड़ी है, तो एक रिपोर्ट है जिसको हम लोगों ने अपने स्पेशल कार्यक्रम जो हमारा मनी सेंट्रल है उसमें भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। खबरें ये आ रही थी कि स्टेट्स जो है, राज्य सरकार जो है, वो कह रही थी कि 8वें वेतन आयोग पर आप ठीक है जो मन है आप वो कीजिए, लेकिन उनका कहना था कि राज्यों से सलाह लीजिए, उसके बाद ना आप इनके सारे जो आउटकम्स है, जो मीटिंग के आउटकम्स होंगे, आयोग के जो मीटिंग के आउटकम्स होंगे वो होंगे। तो उससे पहले उनका विशेष आग्रह था कि हमसे पहले बातचीत कर लीजिएगा, हमसे जितना भी मान मनोबल है वो कर लीजिएगा, उसके बाद इस चीज को लागू कीजिएगा। आप कैसे देखते हैं इस खबर को? देखिए विशाल जी, इस पर तो मैं ये कहूँगा कि बात कहने में अच्छी लगती है, कहने सुनने के लिए तो बहुत प्यारी बात है कि सभी स्टेट गवर्नमेंट से भी मतलब जो है रिप्रेजेंटेशन लेने चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। लेकिन भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं,
और अगर सेंट्रल पे कमीशन अगर सबसे राय लेने लग गया तो वो 2 साल तो छोड़ दीजिए, 12 साल में भी अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाएगा और अगला पे कमीशन आ जाएगा। तो ये तो मतलब जो है कि धरातल पर मतलब उतनी बेहतर मुझे प्रतीत नहीं होती, क्योंकि लेकिन फिर जो ये जो समस्या आ रही है ये रिजॉल्व हो जाएगी। कैसे रिजॉल्व होगी? जैसे बंगाल में अभी 7वां वेतन आयोग भी नहीं आया है। आप खुद एग्जांपल से समझा रहे हैं कि एचआरए में कहीं 1200 है, कहीं 30% है। बिल्कुल। तो कैसे इस चीज को रिजॉल्व कर पाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को एक चीज फोर्स करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर कि जो स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पे स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे उन्हें पूर्ण रूप से फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि आधा तीतर और आधा बटेर कर दिया। सही बात। उत्तर प्रदेश स्टेट ने क्या किया, पे मैट्रिक्स कुछ चीज सेंट्रल वाला ले लिया, हाँ, कुछ चीज अपना मिला दिया। ये तो गलत बात हो गई। अभी देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो बजट हरियाणा में आया है, उन्होंने आधा तीतर आधा बटेर कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि अगर ये क्यों होता है मंजीत बाबू? ये क्या किया मैंने अतिरिक्त बोझ ना पड़े? देखिए इसके पीछे जो दलील है वो ये है कि इनके पास वित्त की प्रॉब्लम है, इनके पास रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, इनके ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ पड़ जाएगा, ये स्टेट उसको बियर नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो क्यों आप सेंट्रल पे कमीशन को फॉलो करते हो? फॉलो ही मत करो ना, फिर आप अपना सेंट्रल पे कमीशन बनाओ, स्टेट पे कमीशन बना लो। आप सीपीसी की जगह आप एसपीसी बना लो, हरियाणा स्टेट पे कमीशन बना लो, उत्तर प्रदेश पे। अब मैं बात करूंगा कि यही हाल पंजाब का भी है, वहाँ भी 7वां पे कमीशन आया ही नहीं। कुछ चीज़ें तो दे दी, आप पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हो, जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम जिसे आप एनपीएस कहते हो। एनपीएस एक पूरे देश के, क्योंकि कहीं जीपीएफ चलता है, कहीं सीपीएफ चलता है, कहीं ईपीएफ चलता है, इसको यूनिफॉर्म करने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस लाया गया था। ठीक है सर। अब क्या किया, अलग अलग स्टेट ने एनपीएस को इंप्लीमेंट किया। अब एनपीएस में, चूंकि एनपीएस एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी है, एनपीएस में जो भी बदलाव करेगी भारत सरकार, वो बदलाव सभी स्टेट्स पर लागू होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कंट्रीब्यूशन को एनपीएस में 10 से बढ़ा के 14 कर दिया, तो आज कई राज्य ऐसे हैं जो अपने ऑटोनोमस बोर्ड के कर्मचारियों को अभी भी 14% कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। वो 10 और 10 ही चल रहा है। 30 मार्च 2021 का डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम का जो विकल्प दिया है भारत सरकार ने, उस विकल्प को अभी भी सेंट्रल ऑटोनोमस बोर्ड में लागू नहीं किया जा सका है। आप सोचिए कितनी एनोमली है ये। तो इस तरह की गजेंद्र सिंह साहब मंजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी और राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में भी बहुत अंतर है सर। और उसके बाद विवेक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका प्रश्न है सर कि सर क्या यूपीएस में पे कमीशन का फायदा मिलेगा कि नहीं? अपडेट दीजिए प्लीज। आरटीआई से भी मैं अपडेट मांग रहा हूँ, वो भी नहीं मिल पा रहा है। जी, ये गजेंद्र जी का जो आखिरी जो सवाल है, ये बहुत शानदार सवाल है और इस पर मैंने 26 मार्च को क्लैरिफाई किया था, क्लैरिफिकेशन दिया था लाइव आकर के, क्योंकि 25 मार्च को पेंशन लायबिलिटीज डिस्टिंग्विशमेंट बिल करके संसद में एक पास हुआ था, फाइनेंस बिल के अनुपूरक के रूप में सर। उसमें ये कहा गया था कि सरकार को ये पावर है कि एक विशेष डेट से उसको कट ऑफ मान करके उस डेट से पहले वाले पेंशनर और उस डेट के बाद वाले पेंशनर में विभेद स्थापित कर सके, मतलब उनको अलग अलग कंसीडर कर सके। इसका मतलब ये हुआ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के गजट में साफ साफ लिखा है कि ये एक फंड बेस्ड स्कीम है, सर्विस ईयर बेस्ड स्कीम नहीं है, फंड बेस्ड है जी। फंड बेस्ड स्कीम है तो इसका मतलब है कल को सरकार ये कहेगी, क्योंकि आपने 32 साल, 30 साल, 25 साल, 24 साल की नौकरी करने के बाद आपका इतना फंड इकट्ठा हुआ था, सरकार का और पूल कॉर्पस मिलाकर के, और आपका इतना मिलाकर के इकट्ठा हुआ, इस आधार पर हमने आपको पेंशन दी जी। अब पे कमीशन आ रहा है 1 जनवरी 2026 को, तो 1 जनवरी 2026 से जो पहले रिटायर हो गए उनका फंड ही अलग था। तो इसका मतलब है कि कल सरकार ये कह देगी कि 1 जनवरी 2026 से जो लोग पहले रिटायर हो चुके हैं एनपीएस में या यूपीएस में, उनको 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये किया जा सकता है और करेगी सरकार, मुझे तो पूरा विश्वास है कि इसी के लिए वो डिस्टिंग्विशमेंट बिल लाई है। अच्छा। एक सीमा सैनी साहब हमारे साथ जुड़ गई हैं सर, इनका भी एक सवाल है, ले लीजिए। आई एम ग्रुप बी एम्प्लॉय इन दिल्ली गवर्नमेंट, माय बेसिक पे इज 70,000, आई हैव जॉइन्ड द सर्विस इन द सितंबर 2011 और वो कह रही हैं कि आई वुड रिटायर इन 2035 में मैं रिटायर होंगे। तो मेरा टेन्योर 24 साल का है। आई वांट टू आस्क व्हिच पेंशन स्कीम शैल आई चूज, यूपीएस लें कि एनपीएस लें, क्या सर? अगर इसके साथ ही मंजीत बाबू आपसे आग्रह भी है कि तमाम जितने भी इस तरह के जो सवाल है उसका एक मोटा मोटी आंसर भी दे दीजिए कि अगर मान लीजिए इतना
इतना टेन्योर है नौकरी का, तो इसके लिए आपको एनपीएस ठीक रहेगा या यूपीएस ठीक रहेगा? बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि मेरे इस जवाब से अगर मैं सीधा सीधा जवाब दूं तो कल को अगर मेरे जवाब से अगर ये संतुष्ट नहीं हुई तो कहेंगे हम मुकदमा करते हैं आप पर, क्योंकि आप ही ने सजेस्ट किया था। लेकिन खैर मैं आऊँगा सीमा जी के सवाल पर। इन्होंने कहा कि 24 साल की इनकी नौकरी है, इनका बेसिक सैलरी है 70,000 रुपये है। अगर ये भी बता पाएँ कि आज की डेट में इनके पास कॉर्पस कितना है। जी, अगर सीमा जी आप लाइव में जुड़ी हुई हो तो आपसे प्लीज आग्रह है कि नीचे कमेंट सेक्शन में कितने साल इनकी नौकरी अभी बची हुई है? 24 साल। नहीं, अभी बची कितनी है? अच्छा, ठीक है। ये कब की ज्वाइनिंग है इनकी? 2011 की ज्वाइनिंग है या रिटायरमेंट इन्होंने कब बताया? 35 में। तो 2035 में से 2011 निकाल देते हैं, यानी 24 साल की नौकरी है और अभी हम चल रहे हैं 25 में, 10 साल और है। और अगर टोटल कार्पस ये बता दें तो मैं बहुत आसान हो जाएगा इसको अगर जब तक नहीं बताते हैं तब तक आगे बढ़ते हैं सर। साहिबा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। 8th पे कमीशन में टोटल कितना पैसा बढ़ने का चांस है सर लेवल 7 में? इसी के साथ आर्काइड फार्मूला, फिटमेंट फैक्टर से जुड़े हुए जितने भी जो उलझन है उनको भी सुलझाने की कोशिश कीजिए। मंजीत बाबू जी, क्या उम्मीद लग रहा है? अब तो आप कह रहे हैं कि इस अगले एक हफ्ता में जो है सरकार से मैं ज़्यादा उम्मीद करता नहीं हूँ विशाल जी, लेकिन मैंने पहले भी बोला है कि अगर मेरे बोलने से सरकार मान जाए, दे दे, तो मैं 2.84 भी नहीं, 2.86 भी नहीं, मैं 10.86 मांगूंगा। अगर बोलने से दे दे, मांगने से दे दे। मांगने से चीज़ें नहीं मिलती, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक चाहिए, एक वजह चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कितना भी कम हो, एटलीस्ट सरकार को 2.1 से कम नहीं ही देना चाहिए। और उस 2.1 जी 2.1 जो फिटमेंट फैक्टर होगा हमारा, उसमें हमें तकरीबन 24-25% का ग्रोथ मिलेगा। अच्छा जी, मैंने मिनिमम जो बेसिक सैलरी वो 18,000 से बढ़कर कितने हो जाएगी? 2.1 के हिसाब से 2.1 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो लगभग देख लेते हैं हम 18,000 को मिनिमम वाला है तो 2.1 से करते हैं तो 37,800 बनता है। 37,000। ठीक है। सर एक और सवाल है कि क्या यूपी पुलिस के कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए 8th पे कमीशन में राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया जा सकता है, जैसे कि रिस्क और हार्डशिप अलाउंस? इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये उत्तर प्रदेश के जो पुलिसकर्मी हैं उनकी जो एसोसिएशन है या जो उनका रिप्रेजेंटेशन है उस पे तय करेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार पर तय करेगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे बिल्कुल भी तय नहीं करेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भले ही मतलब जो है रिप्रेजेंटेशन ले वहाँ से, तो भी वो स्टेट गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकती, बस उसको केवल एक सलाह दे सकती है। तो इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश की सरकार में इस बात को उठाना होगा और उनसे इस बात की गुजारिश और डिमांड करना पड़ेगा। ओके, आलोक मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। आपने पूछा है कि सेंट्रल ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉयज को 8th पे कमीशन से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए अब सारी उम्मीदों का जो दारोमदार है वो मंजीत सिंह पटेल साहब के कंधों पर है। नहीं लोग, मैं ये ऑन स्क्रीन में आपके सामने मैं कह रहा हूं कि चूंकि आप जो सभी मुद्दों को बहुत ही आसान भाषा में सारे कैलकुलेशंस को डिकोड कर देते हैं, तो लोग आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठते हैं कि भाई मेरे मन में ये जो सवाल है इसका उत्तर कैसा होगा, क्या होगा, क्या हो सकता है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी जानना आपसे लोग चाहते हैं, तो इनका जवाब भी आप दे दीजिए सर। तो आलोक जी के सवाल के जवाब में मैं कहूँगा कि अभी मैंने एक बात कही थी कि 30 मार्च 2021 का जो एनपीएस का गजट था वो आज तक सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ पर लागू नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत एक चरितार्थ हुई है अभी हिंदुस्तान में फिर से, और कुछ ऑटोनोमस बॉडीज़ ने उसको अब इम्प्लीमेंट करा लिया। चंडीगढ़ की एक मतलब एसजीपीजीआई है, शायद वहाँ पर इसको लागू करा लिया है, मेरे ख्याल से एम्स में इसको लागू करा लिया है, लेकिन कोई ऐसा जनरल सर्कुलर अभी तक नहीं निकला है कि सभी सेंट्रल ऑटोनोमस बोर्ड पे इसको लागू कर दिया जाए। पहली बात तो ये, इस घटना को हो गया है 5 साल, 30 मार्च 2021 से अभी हम 2025 चल रहा है हमारा, तो 4-5 साल इसको हो गया, अभी वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में मैं क्या मानूं कि इसको कितना वक्त लगेगा। तो भारत सरकार को इस पे कमीशन में हमारी एक विशेष सलाह रहेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे एम्प्लॉई हो, चाहे सेंट्रल ऑटोनोमस बोर्ड के एम्प्लॉई हो, चाहे सेंट्रल पीएसयू के एम्प्लॉई हो, चाहे रेलवे के हों, चाहे सेंट्रल सिविल सर्विसेज के हों, चाहे सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज के हों, कोई भी एम्प्लॉई हो, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर सरकार ने कोई बदलाव किया है वो उसी डेट से सभी डिपार्टमेंट्स में, सीएसएस में भी, रेलवेज में भी, ऑर्डिनेंस में भी, ऑटोनोमस में भी, पीएसयूज में भी, जिनको भी उस पे मैट्रिक्स के हिसाब से वेतन दिया जाता है, उस नियम को सब पर एक समान लागू कर दिया जाना चाहिए। इस बात की सबसे पहले व्यवस्था करी जानी चाहिए। जी जी जी।
अब मंजीत जी आगे बढ़ते हैं। रविंद्र सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका सवाल है कि हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को पुरानी पेंशन व्यवस्था अब बहाल होनी चाहिए, जबकि जो गोली है, यानी जो बुलेट की बात कर रहे हैं, गोली जो है भेदभाव नहीं करती है, तो बीजेपी सरकार क्यों कर रही है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ भेदभाव? ये कह रहा है रविंद्र सिंह साहब का। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी जो जुड़ा हुआ जो मामला है उसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे मंजीत जी। वो कहते हैं कि हमारी जो टेन्योर है, जो नौकरी करने का जो अवधि होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि अर्ली रिटायरमेंट वाला वहाँ कॉन्सेप्ट है। तो वैसे लोग जो वंचित हो जाते हैं उनको क्या सलाह होगी? पहली बात तो वहाँ अर्ली रिटायरमेंट नहीं है। ओके, हाँ, रिटायरमेंट वहाँ भी 60 साल की उम्र पे ही है। अच्छा। तो लेकिन एक चीज़ है कि आर्म्ड फोर्सेस जिन्हें भारत सरकार मतलब मिलिट्री सर्विसेज मानती है, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, यहाँ पर 16 साल की नौकरी के बाद लोग रिटायर हो जाते हैं और वहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम दे रखी है। अच्छा, जो तो वही अर्ली रिटायरमेंट की मैं बात कर रहा था, वहाँ पर है। अच्छा, जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन है, वो 16-17 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम का क्राइटेरिया है। वैसी ही परिस्थितियों में हमारे पैरामिलिट्रीज़ के लोग नौकरी करते हैं। एटलीस्ट भारत सरकार को पैरामिलिट्रीज़ को भी उसी क्राइटेरिया में शामिल करते हुए उनके लिए एनपीएस हटा देनी चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को ही उनके यहाँ भी लागू करना चाहिए। भले ही उनको 60 साल पे रिटायरमेंट आप देते हो, लेकिन उनकी नौकरी बिल्कुल सैनिकों की तरह है। बल्कि अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा रिस्क उन्हीं लोगों को है, क्योंकि जब कभी सेना तो तब लड़ेगी जब कभी युद्ध होगा किसी देश में, कहीं कुछ होगा, लेकिन ये लोग तो रोज़ मतलब जो है अंदर रोज़ ही युद्ध हो रहे हैं। आप जितनी भी दुर्घटनाएं देख रहे हैं पैरामिलिट्रीज़ के साथ में ही होती हैं जी। तो हम तो इनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को हूबहू बहाल कराने के फेवर में हैं जी। अब कुछ फटाफट और सवाल ले लेते हैं मंजीत बाबू। एक देखिए खबर आई थी जनवरी में ही कि सरकार जो है हेल्थ मंत्रालय जो है सीजीएचएस को हटाकर इंश्योरेंस बेस्ड योजना लाने पर विचार कर रही है। जबकि मेरे भी जो परिवारजन में लोग जो है, मेरे जो नाते रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी, जैसे हमारे नाना जी हुए, नानी हैं, उन्होंने भी सीजीएचएस की खूब सुविधा ली है और बहुत अच्छी स्कीम्स थी। अब इसका कहा जा रहा है कि इसका जो नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये रखा जा सकता है। ये सीजीएचएस वाला मामला क्या है मंजीत बाबू? इसको हटाने से क्या होगा? देखिए, सीजीएचएस का मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हेल्थ स्कीम है, जब तक आदमी नौकरी करता है, अलग अलग मतलब जो है लेवल के अधिकारी को अलग अलग तरह की सुविधाएं, जैसे कि एम्पैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं, सीजीएचएस के एम्पैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ आप जाइए तो वहाँ सरकारी रेट पर वो हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट करते हैं। फिर जो आपका बिल बनता है वो आप वो आप बिल लगाते हैं अपने डिपार्टमेंट में, फिर वो रिम्बर्समेंट सरकार के द्वारा होता है। दूसरे वो जो जिन्हें आप कहते हैं कैशलेस, तो ज़्यादातर रिटायरीज को कैशलेस सुविधा मिली हुई है। तो वो उन्हीं इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आप कराओगे तो आपको कोई पेमेंट नहीं देना है। वो हॉस्पिटल्स आपके बिल आपके डिपार्टमेंट में भेजेगा और उनको पेमेंट वहाँ से होता है। ये तो सीजीएचएस है। जहाँ सीजीएचएस की सुविधा नहीं है, मान लीजिए आप किसी दूर दराज के गाँव में रह रहे हैं, किसी ऐसे नोटिफाइड एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर सीजीएचएस के हॉस्पिटल ही नहीं है, तो छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो वहाँ पर वो देते हैं फिक्स मेडिकल अलाउंस, एफएमए उसको बोलते हैं। अच्छा, वो 3,000 रुपये है और उसकी अभी डिमांड चल रही थी 5,000 10,000 ऐसे करके। तो वो फिक्स मेडिकल अलाउंस उन लोगों को मिलता है जहाँ पर सीजीएचएस की फैसिलिटी नहीं है। अच्छा। अब जो डिमांड जो अभी जो आपने क्वेश्चन किया, यहाँ पर इंश्योरेंस, जैसे अभी आयुष्मान भारत एक योजना है, भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है ये। उसमें क्या है कि 10 लाख रुपए तक का बीमा एक तरीके से कर दिया गया है आम आदमी का। ठीक है। उससे इम्पैनल जिन अस्पतालों में आयुष्मान भारत लागू है, आमतौर पर भारत सरकार ने निर्देश दिए हैं कि मैक्सिमम हॉस्पिटल्स को उसके तहत लाया जाए। तो वो आपका एक तरीके से रिचार्ज है कि अब आप 10 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट वहाँ से लेंगे जी। ये तो संभव है कि भारत सरकार ने, जब इसके पहले एक आभा आया था, आयुष्मान भारत करके एक कार्ड थी, आभा, तो भारत सरकार यही चाहती थी कि सभी सरकारी कर्मचारियों को आभा से कनेक्ट कर दिया जाए, उनको भी उसी पॉलिसी में ले आया जाए। अब दिक्कत यह है कि एक सरकारी कर्मचारी के पास 8 ही सीएल होती है।
अगर वो जाकर के लाइन में लगेगा उस हॉस्पिटल में, और जो उसे 1 घंटे में ट्रीटमेंट लेकर के या डॉक्टर को दिखा करके कंसल्टेशन लेकर के आ जाना चाहिए, उसका पूरा दिन बर्बाद होगा। ओके सर। कितनी बार जा पाएगा। तो इसका हम लोगों ने विरोध भी किया था। तो इस तरह की कोई भी योजना लाने से पहले उसका सबसे पहले अवलोकन होना चाहिए कि भारत सरकार के कर्मचारियों को, क्योंकि हमारी संख्या तो 1% से भी कम है, एटलीस्ट अगर आप हमें भी सही से, फिर आप कहोगे कि वर्क जो है वो मतलब जो है अफेक्ट हो रहा है, कि वर्क कल्चर ख़राब हो रहा है, तो ये तो दिक्कत आएगी। अगर जाकर के अगर आपसे कह दिया जाए कि जाइए विशाल जी कि कल पत्नी को दिखाना है और जाकर के उस स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में आपको दिखाना है, 1 घंटे के काम में आपको पूरा दिन लगेगा, क्योंकि वहाँ 3 किलोमीटर की लंबी जब लाइन होगी ना, तो आप दिखाने से पहले ही टूट जाओगे। तो ये दिक्कतें हैं, तो इसको सरकार को कंसीडर करना पड़ेगा। हम तो इसका विरोध करते हैं कि जो सीजीएचएस की जो फैसिलिटी चल रही है वो एकदम परफेक्ट है, ठीक चल रही है, उसको चलने दिया जाए, उसको और बल्कि बेहतर करने की कोशिश की जाए, कैशलेस हो जाए सबके लिए, तो वो मच बेटर होगा। ओके। अब चूंकि शो को वाइंड अप करेंगे सर, लेकिन अब 8वें वेतन आयोग पर जो लास्ट हमारी जो आपसे बात हुई थी सर, उसमें कहा गया था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस तक आसपास हम लोग पहुंचते हुए दिख रहे थे। क्या गाड़ी वहीं तक अटकी हुई है या कुछ और आगे बढ़ी है? आपकी मुलाकात भी होने वाली है सर, आप मंत्रालय में भी जाते हैं, मंत्री साहब से भी आपकी मुलाकात होती है, तो क्या नया अगर लेटेस्ट अपडेट है जो हम अपने व्यूअर्स को दे पाएं आपके माध्यम से, तो वो क्या होगा मंजीत बाबू? क्योंकि बहुत जो आंखें हैं एकदम टिकी हुई है कि कब 8वां वेतन आयोग लागू होगा। विशाल जी, टर्म ऑफ रेफरेंस जिसमें कि 15 पॉइंट दिए गए थे उस समय, वो 2 महीने पुरानी घटना है, तकरीबन 1.5 महीना पुरानी घटना है। टर्म ऑफ रेफरेंस दे दिए गए हैं। जब तक कि अब पे कमीशन का ऑफिशियली गठन नहीं हो जाता, सदस्यों की एंट्री नहीं हो जाती, उसके पहले तो अब कुछ होना नहीं है। अब सरकार को केवल टर्म ऑफ रेफरेंस पर वो मोहर लगा चुकी कि ये हमारे सब्जेक्ट हैं जिन पर हमारा पे कमीशन बात करेगा। तो पहले तो पे कमीशन ऑफिशियली गठित हो जाए, फिर उसका एक शेड्यूल निकलता है कि कहाँ कब बैठकें शुरू होंगी, उनकी मीटिंग शुरू होंगी। तो मुझे लगता है कि पहले पे कमीशन का गठन हो जाए इस महीने, मुझे बहुत विश्वास है कि इसी महीने हो जाएगा जी। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या बैठकें हैं, क्योंकि हमने भी तैयार कर रखी है अपनी चीज़ें कि हमें क्या क्या लेकर के जाना है सरकार के पास, किन किन बिंदुओं पे बात करनी है। हमारा रिप्रेजेंटेशन रेडी है ऑलमोस्ट जी। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी खबर ये है कि सरकार ने एक बड़ा कदम ले लिया है, एक कदम आगे बढ़ती हुई दिख रही है। खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 35 पदों पर होगी भर्तियां, डेपुटेशन आधार पर जो है वो निकाली गई हैं भर्तियां, और 1 जनवरी 2026 से कहा जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। तो आपका मंजीत बाबू बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय मनी 9 को दिया, TV9 भारतवर्ष को दिया, और तमाम जो पहलू हैं, विषय हैं, उनको समझाने की भरपूर कोशिश की। तो आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।